जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर अपना प्रोग्राम घरेलू माहौल के साथ मैं और मेरी अहलिया शनीला अम्मार हाजिर हैं और आज की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बहस होगी। अभी जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे थे तो गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 2-3 ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल गिरफ़्तारियों का मौसम आया। अब वो शेख रशीद के जो भांजे या भतीजे हैं, भतीजे शेख राशिद, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। शेख रशीद साहब ने भी कहा कि मेरी गिरफ़्तारी का ख़तरा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी गिरफ़्तार किया जाएगा। फराह गोगी के लिए भी इंटरपोल से रब्ता किया जा रहा है। तो क्या ये गिरफ़्तारियाँ होनी चाहिए या नहीं, इसमें 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उस पर हम बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 हफ़्ता पाकिस्तानियों के लिए बहुत तकलीफ़ दे गुज़रा और वो लोड शेडिंग के हवाले से बहुत ही अज़ाबनाक ज़िंदगी थी और हमारे इलाके में कम से कम 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। तो 8-10 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था 1 मई को पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। तो क्या वो लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है और उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है? तीसरी बात हमने करनी है कि जो KPK की हुकूमत है उसके बारे में खान साहब ने कहा कभी तालीम का इनकलाब आ गया, कभी सेहत का सुनामी आ गया। वहाँ एक्चुअल 9 साल में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, वहाँ असल सूरत हाल क्या रही और उस पर क्या क्या हो सकता है मज़ीद। तो सबसे पहले कौन सी बात की जाए? पहले हम बात कर, अच्छा आप एक और चीज़ भूल गए, इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है आज अपने ही एक चैनल के एक रिपोर्टर को बिठा के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है क्योंकि उनको डर था कि उनसे सवाल ना पूछ ले जाए। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो खास बात, एक तो वही जो अपना वो सुनाते हैं कि मैं किस लिए आया, क्यों आया और लॉन्ग मार्च का, लेकिन जो उसकी खास बात ये थी कि देखें फवाद चौधरी साहब से सवाल किया गया कि फराह गोगी के करप्शन के बारे में, तो उन्होंने कहा फराह गोगी कौन है, ठीक है। जो PTI के सपोर्टर्स थे वो भी कहते थे कि जो फराह गोगी है उनका तो नवाज लीग से ताल्लुक है, उनको सुसर नवाज लीग के MP हैं। तो करप्शन के ताने बाने को इधर उधर से जोड़ने की कोशिश करते, जो अरबों रुपए की करप्शन उन्होंने किए। आज इमरान खान साहब ने आकर उसका दिफा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी ये फराह गोगी जो है इसके बारे में जो नैब केस बना रहा है वो तो बना ही नहीं सकता। एसेट्स बियॉन्ड मींस जो है केस वो तो बनता ही किसी उसी बंदे के ऊपर जो कि ऑफिशियल होता है, कोई सरकारी ओहदा संभाला होता है। फराह के पास तो कोई ओहदा ही नहीं था, वो तो रियल स्टेट्स का बिजनेस करती थी। तो आज तो खान साहब ने खुद ही मान लिया कि फराह गोगी कौन है। अब फवाद चौधरी को भी जवाब मिल गया होगा, उनके सपोर्टर्स को भी मिल गया होगा। बस खान साहब से एक सवाल है कि मरियम नवाज किस अवामी ओहदे के ऊपर थी कि उनके ऊपर ये केस चलाया गया था एसेट्स बियॉन्ड का। शहबाज शरीफ की बीवी किस ओहदे के ऊपर थी, उनकी बेटियां किस ओहदे के ऊपर थी। एक बात ये भी है कि ये जो खौफ है ना कि एक रिपोर्टर को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली, ये बहुत अरसे तक मैनिपुलेट करते रहे मीडिया को और अपने मनपसंद सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते रहे। अभी पे भी 2-3 इंटरव्यू चलेंगे, वो 1-to-1 गुफ्तगू होगी, उन्हें पता होगा पोले पोले सवाल होंगे, पोले पोले जवाब होंगे और वो खान साहब की तरफ से जवाब भी दे रहे होंगे। वो जवाब पहले बता देते हैं खान साहब इस तरह आना। अच्छा, अब लोगों को सवाल करने का हक है, ये सवाल से खौफज़दा है। जो लोग सवाल से खौफज़दा हो ना, वो कभी भी सच नहीं बोल रहे होते, वो डर रहे होते हैं। किसी रिपोर्टर ने कोई मार थोड़ी देना, सवाल ही करना है ना आपसे। तो लेकिन ये इनके पास जवाब नहीं है और ये उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह पहले हुकूमत के दौर में चले करते थे कि मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। खान साहब जब पहले ओपोजिशन में थे तब वो सवाल लेते होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्योंकि उनके पास स्टेक पे कुछ नहीं लगा होता था, उन्होंने सिर्फ इल्ज़ाम लगाना होता था, वो लगाते रहते थे। लेकिन चूंकि अब वो एक दौर 3.25 साल का गुजार के गए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो लोगों ने उनसे सवाल करना, उसके लिए उन सवालों से वो बचते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ आप उनके साथ अमरीकी साजिश का नारा लगाते रहें और ये कहते रहे कि वो चोर हैं, वो चोर हैं। उसके अलावा आप खान साहब से कुछ मत पूछें। अच्छा, इसमें बात ये है, देखिए खान साहब ने मेरे ख्याल में अपनी ज़िद की खातिर एक पार्टी जो किस ज़माने में अच्छी पार्टी थी उसको तबाह कर दिया। मनपसंद किस्म की उन्होंने इसमें तयनातियाँ की। गुज़िश्ता 3.5 साल में भी उन्होंने बेतहाशा लोगों को, अपने लोगों को नाराज़ किया, अकरबा परवरी की इंतहा कर दी। जस्टिस वजीहुद्दीन, अकबर एस बाबर, अदनान रंधावा जैसे लोग, हामिद खान जैसे लोग छोड़ के चले गए। आज तक खान साहब ने, पूरी पार्टी तबाह हो गई, तहरीक इंसाफ का कारकुन मायूस हो गया, आज तक किसी का दिफा नहीं किया।
यानी वो जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उनमें से किसी का दिफा नहीं किया, खुद जानते बूझते वो पार्टी तबाह कर दी। लेकिन आज पहली दफ़ा किसी का दिफा किया तो फराग होगी का। क्यों किया? इसलिए कि ये उस केस में पूरी तरह फंसते हैं, खुद इन्वॉल्व हैं, और इन्हें डर ये है कि अगर इस केस का खुरा वज़ीर आज़म से हाउस से मिल गया, जो कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है, तो फिर कानून हरकत में आएगा, फिर सियासी इंतकाम नहीं होगा। ये जिस तरह बड़े लुत्फ़ ले लेके, मज़े चस्के ले लेके किसी को 1.5 साल, किसी को 6 महीने जेल में डालते रहे हैं, इन्हें खौफ है कि अगर 1-2 दिन इन्हें जेल में गुजारना पड़ा तो ये करेंगे क्या? ये जेल में ये, और आप ये देखें कि आज शेर रशीद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी मेरी जान को ख़तरा है, और अगर मुझे कुछ हुआ तो मैंने 7 लोगों के नाम दे दिए, जिनमें शहबाज शरीफ का नाम है, हमजा शहबाज शरीफ का नाम है, राना सनाउल्लाह का है, ख्वाजा आसिफ का। आज उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों से कहा है कि आप आएँ, आप आके इस सब कुछ चीज़ों को रोकें। उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा नोटिस लें। भैया आपको किस चीज़ की परेशानी है? कल आप कह रहे थे कि जेल जो है वो तो मेरा एक ससुराल है और मैं जेलों से नहीं घबराता हूँ, तो आज आप किस चीज़ के ऊपर घबराना शुरू हो गए? अभी तो आप पे तो सिर्फ FIR कटी है। अच्छा, मेरे ख्याल में जो FIR है ना, ये सवाल फिर हम उसी सवाल पे आ जाते हैं। क्या अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, एक तबका जो कि लिबरल तबका है वो कह रहा है कि ये गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए। उनका एक और नुक्ता नज़र भी ये है कि ये जो मज़हब के नाम पे मदीना मुनव्वरा में, रोज़ा रसूल में जो कुछ इन्होंने किया है, उसकी बुनियाद पर अगर लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो फिर इससे मजहबी मुनाफरत फैलेगी और ये हर एक के गिरेबान तक ये हाथ पहुंच मजहब के नहीं करे ना, आप तशद्दुद पे उकसाने के ऊपर नहीं कर सकते, उस पे इंतशार फैलाने के ऊपर नहीं कर सकते, शर अंगेजी के ऊपर नहीं कर सकते। क्या सबने देखा कि शेर रशीद साहब ने पहले से यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात की, उनके भतीजे ने वहां से वीडियो बना के ये बात की कि हमने इनको नमाज पढ़ने नहीं दी। फिर आपको PTI के वहां से बरतानिया से आए हुए सारे ओहदेदार नजर आए हैं, उसके अंदर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मैंने खुद देखा, इशारे किए जा रहे थे, उनको कहा जा रहा था, लोगों को लाया जा रहा था, वीडियो बनाई जा रही थी पूरी प्लानिंग के तहत। तो इस प्लानिंग के तहत जो चीजें हुई उसको पे क्यों नहीं गिरफ्तारी होगी? लेकिन वो जो समझदार लोग ये भी कह रहे हैं कि मजहबी चीज़ों को हवा देकर गिरफ्तारियां अगर की तो बहुत नुकसान होगा, और मैं इत्तफाक करता हूं उससे, इसलिए कि एक दफ़ा मजहबी मुनाफरत की हवा फैल जाए, एक तरह वो फसादात शुरू हो जाए, तो फिर वो रुक नहीं सकते। देखेंगे तो हम उन लोगों में से थे जिन्होंने हमेशा मजहब की सियासत की मुखालफत की है कि आप सियासत में मजहब को मत लेके आए, लोगों की जानों को खतरों में मत डालें। लेकिन ये कहना कि इनको बिल्कुल गिरफ्तार ना करें, इन पे मुकदमा बनता है, मजहब के तहत नहीं, लेकिन तशद्दुद पे उकसाने पर मुकदमा बनता है, और उसके बड़े वाज़े सबूत हैं। वो आपने देखा कि शेख रशीद साहब क्या कर रहे थे, चीकू साहब क्या कर रहे थे, अनिल मुसर्रत क्या कर रहे थे, ये सारी चीज़ें बड़ी वाज़े होकर अब सामने आ रही हैं। इन्होंने लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। ये इससे ज़्यादा इबरतनाक बात है कि तशद्दुद पे उकसाया इन्होंने रोज़ा रसूल पर, जो कि बहुत तकलीफ दह बात है। अब अगर इनका एहतसाब होगा तो क्या इसे सियासी इंतकाम तस्वुर किया जाए? कैसे सियासी इंतकाम होगा ना, आपके पास सारे एविडेंस मौजूद हैं। सियासी इंतकाम तो तब हो कि जब ये लोग मुलविस ना हो, इनकी वीडियोस आपके सामने है जिसमें लोगों को भड़का रहे हैं, अगर वो सब कुछ आपके पास मौजूद ना हो तो आप फिर जाएं जाके मुकदमा बनाएं, तो हम उसको कहेंगे कि सियासी इंतकाम है। अब फराग होगी जैसे है, उसकी सबको नज़र आ रहे, उसकी जो सासिया इमरान ने कहा रियल स्टेट का बिजनेस करती है। आप मुझे बताएं, जब रिंग रोड बन रही उससे कुछ थोड़ा टाइम पहले वो सड़क वो खरीद लेती ज़मीन, फिर उसके बाद वो ज़मीन जब रिंग रोड बनने लगे तो बेच देती। क्या जो वहाँ पर मौजूद लोग होंगे उनको पता हो कि यहाँ पर रिंग रोड बनने वाली, वो अपनी ज़मीन फराग होगी को इतने सस्ते दामों बेचें? वो कभी भी ना बेचें। तो जो ये सियासी इंतकाम नहीं है। दूसरी बात ये कि फराग गोगी ने अगर कुछ नहीं किया तो उनको कानून के सामने पेश होने दें, अपना मुकदमा लड़ने दें। देखिए ख्वाजा आसिफ जो है 1 साल जेल में रहे हैं, खाकान अब्बासी रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल रहे हैं, साद रफ़ीक रहे हैं, सलमान रफ़ीक रहे हैं, शहबाज शरीफ रहे हैं, हमजा शहबाज शरीफ रहे हैं, मरियम नवाज रही है, नवाज शरीफ रहे हैं, एक लंबी लिस्ट है, कमरुल इस्लाम रहे हैं, हनीफ अब्बासी रहे हैं, हर बंदा जेल गया है। बाद में उनके जो केसेस थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से नैब की इतनी खचाई हुई है कि कोई केस ही नहीं बनता था। असल में आप भी उनको जाने दें। नहीं, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जेल जाने का खौफ किसको नहीं होता इतनी गर्मी में। और खान साहब, आपको याद है अमेरिका जाके खान साहब ने कहा था कि मैं इनकी जेल के कमरे से AC उतरवा लूंगा, तो आप इतनी गर्मी में किसी आज खान साहब ने एक और बात कही है
कि ये मुकदमा मैंने तो नहीं बनाए थे, मैंने तो इन पे करप्शन का एक मुकदमा नहीं बनाया। वो कहते मैंने तो आज तक कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने तो इनको जेलों में नहीं भेजा। आज खान साहब किस किस्म की सफाइयां दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हर वक्त वो क्रेडिट लेते रहे और आज वो सफाइयां पेश कर रहे हैं। अच्छा, वो जो है ना नैब को अपने घर की मुलाजमा की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये वजीर पहले ही बता देते थे परसों किसकी गिरफ्तारी है, कल किसकी गिरफ्तारी है। जिस कदर बुरी तरीके से इन्होंने इंतकाम लिया है। अब इस पे ना मैं वो जो बात कर रहा था, दो बातें हैं कि जेल से जाने से डर लगता है इतनी गर्मी में। दूसरी बात ये है कि जो करप्शन का मंत्रा आपने पढ़ा, अगर चीज़ें आप पे साबित हो गई कि आप तो सबसे बड़े करप्ट थे, तो फिर आपकी क्या पोजीशन होगी। ये दो बुनियादी खौफ हैं इनके जहन में जिससे ये डर रहे हैं। आपको याद हो कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने कोशिश भी की थी कि नैब के कवानीन चेंज करने की ना, कि गिरफ्तारियां ना हो पहले से। तो उस वक्त फिर हाकान अब्बासी ने और नवाशी साहब ने कहा था कि हमने तो भुगत लिया, अब आपकी बारी है। तो उसको यही डर था इनको कि हमारे करप्शन के केसेस सामने आएंगे। देखिए, जैसे मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, आज फ़खर काकाहिल हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उनके अखबार में उनकी पूरी स्टोरी आई है जिसके अंदर उन्होंने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जो है वो इनके करप्शन के पोल खोले हैं। देखें, जिस वक्त इन्होंने नए लोग लेके आए थे अपनी कैबिनेट के अंदर, तो इन्होंने सॉफ्ट रेवोल्यूशन के नाम से एक पीआर कैंपेन चलाई, 1 अरब रुपया उस कैंपेन पे खर्च किया। और मेरे ख्याल में उस कैंपेन के ताने बाने भी फैसल जावेद के जो भाई की कंपनी है उसके साथ जाके मिलते हैं। अच्छा जी, फिर इन्होंने एहतसाब का कमीशन बनाया था 2014 में। उसमें इन्होंने ज़ियाउ असद अल्लाह तूर को लगाया था। जब उसने इनके लोग पकड़ने शुरू किए तो उन्होंने एहतसाब का वो बंद कर दिया था इदारा, इमरान खान साहब ने। बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर उन्होंने 14.32 बिलियन लगाया, और उसकी जब घपले की इंक्वायरी शुरू तो अभी इनिशियल रिपोर्ट के अंदर 462 मिलियन का जो घपला था ना वो साबित हुआ था। और इसकी अभी ये इनिशियल रिपोर्ट थी, लेकिन आगे ये चलने नहीं दे रहे थे। उसमें जो आपने बीज खरीदे, जो प्लांट्स आए, अच्छा यहाँ तक कि जो तनख्वाहें थी, घूस तनख्वाहें दी गई हैं। अभी इनमें इन्होंने हज़ारा और सवात वाली साइट जो थी उनको तो अभी शामिल भी नहीं किया। उसकी अभी इंक्वायरी होनी है, उसकी इंक्वायरी जब होगी तो पता चलेगा। फिर मालन जब्बा का स्कैंडल इनका बहुत बड़ा, उसकी जब इंक्वायरी स्टार्ट हुई है इन्होंने वो भी रोकी हुई है। बिलियन ट्री वो जो इनका बीआरटी के ऊपर हाई कोर्ट ने नैब को एफआईए को कहा इसके ऊपर इंक्वायरी करे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आकर स्टे ले लिया हुआ है। वो स्टे के ऊपर इंक्वायरी रुकी हुई है। और आप सबको पता है कि 30 अरब से चलते चलते 100 अरब पे जाके पैसे पहुंचे, और अभी भी कई स्टेशन पे वो बस चल नहीं पाती है। ये थे एक ईमानदार हुकूमत के चंद चीदा चीज़ें जो हमारे सामने हैं। इसके अलावा और कितनी करप्शन होगी जो हमारे सामने नहीं है। अच्छा, ये जो केपीके के हवाले से आपने आदाद शुमार और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, इसमें कल हमारे एक दोस्त हैं केपीके में, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तारिक आफाक, उन्होंने एक बात बताई। वो हमेशा से ये कहते थे कि केपीके अभी भी इमरान खान के साथ है, और वो वहाँ पर लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। उसकी शायद ये वजह हो कि इमरान खान के नाम के साथ खान लगा हुआ है, या जो मकबूल नारे इमरान खान साहब लगाते हैं वो वहाँ पर बहुत पॉपुलर है। कल पहली दफ़ा उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो अभी रोज़ा रसूल पर वाक़या हुआ है, उसके बाद वो सारे लोग जो मुद्दतों से, सारे तो नहीं, एक बड़ी तादाद में वो लोग जो मुद्दतों से इमरान खान को सपोर्ट करते थे, उन्होंने ये अलल ऐलान कहना शुरू कर दिया है कि अब हम इमरान खान को मज़ीद सपोर्ट नहीं कर। मुसलमान कर नहीं सकता। मुसलमानों के जो बहुत ज़्यादा जज्बात हर्ट हुए हैं, पाकिस्तानियों के जज्बात हर्ट हुए हैं, हर तबका फ़िक्र की तरफ से रद्द-ए-अमल आवे। बहुत कम लोग हैं जो इसका दिफा कर रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से इसका दिफा कर सकते हैं। ऐसे वाक़े का दिफा हो भी नहीं सकता। तो हर मुसलमान के जज्बात हर्ट हुए हैं। अगर कोई अपनी वाबस्तगी की वजह से अभी भी साथ रहना चाहते हैं और आंखें बंद करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई मुसलमान जिसके दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, वो इस चीज़ का दिफा करेगा जाके कि वहाँ पे ये जो सब चीज़ें हुई हैं ये बिल्कुल ठीक हुआ है। ये इन्होंने किया इसी मकसद से था कि नवाज शरीफ, ये अपोजिशन की जो हुकूमत की जो पीडीएम की जमातें हैं, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत लोगों में बढ़े। लेकिन ये पॉलिसी इनकी कामयाब नहीं रही, और नफ़रत खान साहब की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। खैर, अब एक और मौजू की तरफ आते हैं, और वो ये मैंने शुरू में जिक्र किया कि 10 दिन बड़ी तकलीफ़ में गुजरे सारे पाकिस्तान के। बड़ी सख्त लोड शेडिंग थी। उस लोड शेडिंग की वजूहात क्या थी, और उस लोड शेडिंग का मौजूदा हाल क्या है? देखें, लोड शेडिंग हमारे एरिया में तो मार्च से स्टार्ट थी, और 3 घंटे 4 घंटे इस तरह जाती थी। लेकिन कोई 2-3 हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, 6-7 घंटे जा रही थी हमारी लाइट।
और कल रात 12 बजे आखिरी दफ़ा लाइट गई है, उसके बाद से अभी तक लाइट नहीं गई है। कल आपने हमारे व्लॉग में भी देखा होगा कि जब हम व्लॉग कर रहे थे तो अचानक एंड के ऊपर लाइट चली गई थी। तो ये सिचुएशन थी, यहाँ पे 2 घंटे के बाद एक दफ़ा लाइट ज़रूर जाती थी। कुछ उस ट्विटर के ऊपर जब पूछा जा रहा है, बहुत से सहाफ़ी पूछ रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं, तो ज़्यादातर अक्सरियत लोग यही कह रहे हैं कि जी हमारे एरिया में लोड शेडिंग के हालात बहुत अच्छे हैं, ज़ीरो लोड शेडिंग है, कल रात से नहीं गई, सुबह से नहीं गई, कुछ इस तरह। कुछ इलाकों के लोगों ने कहा है कि नहीं हमारे वहाँ पे, जैसे चमन में से लोगों ने कहा, कड़क में से लोगों ने कहा, डेरा इस्माइल खान से कहा है कि अभी लोड शेडिंग है। तो उसकी रीज़न ये भी है कि जो वजारत तवानाई थी, उन्होंने ये कहा भी था कि जिस जगह पे हमें लॉसेज हैं, यानी कि जहाँ पे बिल अदा नहीं किए जा रहे, बिलों के ऊपर हमें सही अदायगियाँ नहीं हो रही, तो उन एरिया के अंदर लोड शेडिंग होगी। और ये हर हुकूमत की पॉलिसी रही है कि जहाँ पे 80% 90% आपके बिल अदा किए जा रहे होते हैं वहाँ पे ज़ीरो लोड शेडिंग होती है, जिस जगह पे 40-50% है वहाँ पे ज़रूर लोड शेडिंग होती इसमें है। एक बात तो ये टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल ये है कि लोड शेडिंग की सूरत हाल कल से बहुत बेहतर है। और अभी ये भी देखना होगा, देखें सही बात करनी चाहिए कि अभी आज इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ बंद हुए हैं ईद की वजह से। उसकी वजह से भी कुछ कमी हुई होगी, तो हमें देखना ही होगा कि ईद के बाद क्या हालात होते हैं, तब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको एनालाइज कर सकेंगे। देखिए बात यह है, पाकिस्तान में बिजली की कमी नहीं थी। ये 2018 से पहले बिजली की कमी पाकिस्तान में ख़त्म हो गई थी। गुज़िश्ता हुकूमत इमरान खान की इतनी नाअहल थी कि कहीं किसी पावर प्लांट के लिए इन्होंने ऑयल नहीं ख़रीदा, कहीं मेंटेनेंस के कुछ इशू थे। बिजली पाकिस्तान में मौजूद थी और मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। देखिए लोड शेडिंग का क्राइसिस पाकिस्तान में आए तो ये बरसों हल नहीं होता। शहबाज शरीफ ने जो डेट दी, उस डेट को ये मसला ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए हल हो गया। अब इमेजिन इस दौर में अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो वो लोगों को लोड शेडिंग में सड़ने मरने देते और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम से खिताब करते हुए कह रहे होते कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो चोर डाकू गद्दार बैठे थे उनकी वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है। शहबाज शरीफ ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और मेरे ख्याल में ये पहले बड़ा मुश्किल टास्क था इस हुकूमत के पास, जो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। एक ये था कि ये जो हुकूमत थी, ये पौने 4 साल हमें ये बात बताती रही थी कि जो गुज़िश्ता हुकूमत है वो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली जो सिस्टम में डाल गई है। बहुत से ऐसे पावर प्लांट्स हैं कि जहाँ से बिजली की हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें उसकी अदायगियाँ करना पड़ती हैं। जिससे ये हुकूमत गई है तो 26 पावर प्लांट जो थे वो मेंटेनेंस की वजह से बंद थे। बहुत से पावर प्लांट्स से उनके लिए फर्नेस ऑयल नहीं खरीदा गया था। तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक प्रोग्राम में बताया कि जो मेंटेनेंस वाला काम है वो जारी हो चुका हुआ था। आज 2000 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में, उन मेंटेनेंस के बाद जो सिस्टम में शामिल हुई है। फर्नेस ऑयल जो वो ख़रीद लिया गया हुआ है। ईद के दूसरे दिन से वो जो फर्नेस ऑयल है उनकी सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी उन तमाम पावर प्लांट के लिए जिनके लिए ख़रीदा नहीं गया हुआ था। तो उनका ये कहना था कि 1 मई से कमी आनी शुरू होगी और 6-7 मई तक हम इसको ख़त्म कर लेंगे। तो उसकी वजह ये थी कि उस दरम्यान में मेंटेनेंस भी होगी और जो फर्नेस ऑयल नहीं ख़रीदा गया हुआ था वो आ चुका होगा और जब उसकी सप्लाई स्टार्ट होगी तो बहुत से पावर प्लांट्स काम करना शुरू कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि ईद के बाद भी हमें ज़ीरो लोड शेडिंग इस मुल्क के अंदर होगी और हालात इसी तरह रहेंगे जैसे आज हैं। अब आखिरी मौजू पे आ जाते हैं। एक बात मैं और करना चाह रही थी कि जैसे मुदाखलत की बात हो रही थी, साजिश की बात हो रही थी, तो कुछ खबरें आई जी कि जो डेमोक्रेट्स सेनेटर्स हैं वो अपनी हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगाएं जो वो उसके रशिया के साथ ताल्लुकात है, कि अगर वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म नहीं करते या वहाँ से दिफा का सामान वगैरह ख़रीदना बंद नहीं करते तो उन पर पाबंदियाँ लगाएं। तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी, उनका कहना था कि नहीं हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ और इंडिया के रशिया के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात, तो आप पाबंदियाँ नहीं लगाएं, उनको मनाने की कोशिश करें कि आप इंडिया अपने रशिया के साथ ताल्लुकात कम करें, अपनी दिफा की चीज़ें वहाँ से नहीं ख़रीदें। तो मैं पूछना चाहती कि ये मुदाखलत है और अब क्या मोदी जो है वो अपनी हुकूमत के खिलाफ इसको साजिश करार देके किसी तहरीक पे निकलेगा? वैसे निकल भी सकता है क्योंकि मोदी का जो जहन है ना वो इमरान खान का भी दिमाग वैसा ही है। ये और तरह के लोग हैं, ये जमहूरियत पसंद लोग नहीं हैं। और अगर हम इमरान खान की बुराई करने की कोशिश कर रहे हैं या उस पर तनकीद कर रहे हैं तो इसमें मोदी किसी तरह तारीफ़ का मुस्तहिक नहीं है, वो भी बड़ा जालिम और जाबिर आदमी है। एक और नुकता आखिर में रह गया, अभी जब हम व्लॉग शुरू कर रहे थे तो गवर्नर पंजाब साहब कोई पुराना रोना लेके बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि ये जो अब इलेक्शन हो गए हैं वज़ीर आला के, ये तो गहरा ही नहीं है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये लिखा हुआ इस्तीफ़ा मेरे पास नहीं आया। यार मुझे वैसे समझ नहीं आती ये किस किस्म के लोग हैं, करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। इमरान खान साहब, हाँ, इमरान खान साहब ने खुद मीडिया पे अनाउंस किया कि ये इस्तीफ़ा आ गया, उस्मान बुज़दार से खुद इस्तीफ़ा लिखवाया।
फिर उस्मान ये इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवा दिया गया। गवर्नर सरवर वहाँ पे गवर्नर थे उस वक्त, और उन्होंने कहा ये उस्मान बुज़दार की तरफ से इस्तीफ़ा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार को बुलाएं। उस्मान बुज़दार आए, उन्होंने कहा मैंने ये इस्तीफ़ा दिया है। फिर गवर्नर ने कहा मैंने ये इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया है। नोटिफिकेशन इशू हुआ। उसके बाद जो कुछ हुआ कि परवेज़ इलाही क्या करते रहे, इलेक्शन अनाउंस किया गया, कागजात नामजदगी जमा करवाए। जब परवेज़ इलाही ने देखा कि बंदे पूरे नहीं हैं, उसने एज अ स्पीकर खुद ही एडजर्न कर दिया, डेट बढ़ा दी। वो गए और 3 दफ़ा हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। फिर हाई कोर्ट ने ही कहा कि आप इस डेट को जाके करें, उन्होंने नहीं करवाया। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने ही डिप्टी स्पीकर को कहा कि स्पीकर चूंकि खुद पार्टी है इसके अंदर, तो डिप्टी स्पीकर इलेक्शन कराया। इलेक्शन वाले दिन आप लोगों ने देखा, अच्छा कल बड़ा मुजाहिका है, एक बयान था चौधरी परवेज़ इलाही का कि मेरे सर पे हमजा शहबाजी ने सरिया मारा, मैं बेहोश हो गया, मुझे असेंबली से बाहर निकाल देगा और फिर इलेक्शन हो गए। अच्छा, उस वक्त आप जब असेंबली में आए आपका बाजू टूटा हुआ था, पायोडीन के साथ आपने उसको जोड़ा था। अगर सरिया मारा था तो बाजू कैसे टूट गया? और वो बाजू पे जब आप गए उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने, तो उन्होंने कहा आपका मेडिकल सारा चेकअप होगा, तो आपने FIR भी नहीं दर्ज करवाई। तो उन्होंने बाजू की पट्टियां खोल दी, उन्होंने कहा भाई कल सरिया आ गया। हाँ, कल सरिया आ गया। अच्छा, तो अब इस बात को ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल में हमें लार्जर बेंच बैठ रहा है, वो लार्जर बेंच खुद ही कर लेगा। वो अच्छे आदमी थे किसी ज़माने में, अपनी भी तौहीन करा रहे हैं, अपनी जमात की भी तौहीन करा रहे हैं। आइन का मसला खड़ा कर दिया, आइन की तशरीह तो हाई कोर्ट करेगा, कर दिए, वो कर देंगे। नहीं, अभी लार्जर बेंच बनेगा, वो मजीद कर देंगे। और वैसे भी आज फिर शहबाज साहब ने समरी भेज दी उसको हटाने की। 10 दिन बाद उन्होंने ऑटोमेटिकली उनकी गवर्नरशिप चली जाएगी। चले फिर, अभी बहुत सारे मौजूआत रह भी गए हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।